देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम जन्नत के पत्ते नावल का दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन रखें। वो एक झटके से उठ बैठे। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑन किया। जर्द सी रोशनी हर सू फैल गई। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना चेहरा छुआ। सब ठीक था। किसी को कुछ इल्म नहीं हुआ था। वो सब एक ख्वाब ही था। ओह खुदाया! उसका सांस तेज तेज चल रहा था। दिल वैसे ही धड़क रहा था। पूरा जिस्म पसीने से भीगा था। फ़ोन की महसूस टोन उसी तरह बज रही थी। हाँ, बस वो घंटी ख्वाब नहीं थी। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया और चमकती स्क्रीन को देखा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग, और फिर उसने फ़ोन कान से लगा लिया। मेजर अहमद, मैंने ऑफिस आकर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तैयार हो। कल सुबह 9 बजे मेरे घर के बैक साइड पर मौजूद ग्राउंड के एंट्रेंस पर गाड़ी भेजते शर्फ। ओके। उसे फातिहाना लहजा सुनाई दिया था। उसने आहिस्ता से फ़ोन बंद कर दिया। कभी भी वो किसी लड़के से तन्हा नहीं मिली थी, मगर न मिलने की सूरत में वो वीडियो कभी न कभी लीक हो सकती थी। इस खौफनाक ख्वाब ने उसे ये सब करने पर मजबूर किया था। उसे लगा अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। मेजर अहमद से तो वो निपट लेगी। प्लेग्राउंड के गेट के साथ दूध का तनावर दरख्त था। वो इससे टेक लगाए मुंतज़िर खड़ी थी। सुर्ख लाइन कमीज, चौड़ीदार पाजामा, ऊपर स्टाइलिश सा सुर्ख स्वेटर जिसके लंबी आस्तीन हथेलियों को डामकर उंगलियों तक आती थी, और कंधों पर ब्राउन छोटी सी स्टूल नुमा शाल। लंबे बाल पीछे कमर पर गिर रहे थे। सर्दी और धुंध में वो मुस्तरिब से खड़ी थी। इरम या जारिस ने किसी को नहीं बताया था। ये खतरा इसको अकेले मोल लेना था। दफतन उसने बेचैनी से घड़ी देखी। 9 बजने में 1 मिनट था। इसी पल एक कार जन से उसके सामने आ रुकी। सियाह पुरानी मर्सिडीज और किसी बुत की तरह सामने देखता ड्राइवर। वो खामोशी से सर झुकाए आगे बढ़ी और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसके दरवाज़ा बंद करते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो सेफ हाउस थी। सफ़ेद दीवारों वाला खाली कमरा, दरमियान में लकड़ी की कुर्सी और मेज़ जिस पर उसे बिठाया गया। मेज़ पर सिर्फ टेलीफोन रखा था, बाकी पूरा कमरा खाली था। वो मुस्तरब सी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। 3 तरफ सफ़ेद दीवारें थी। उनमें से एक दीवार में वो दरवाज़ा था जहाँ से वो आई थी। अलबत्ता चौथी सिमत उसके बिलमुकाबिल दीवार शीशे की बनी थी। दरअसल वो शीशे की स्क्रीन थी जो ज़मीन से लेकर छत तक थी। उसने ओर से स्क्रीन को देखा। उसका शीशा धुंधला कर दिया गया था, जैसे मशीन पर कर प्रोस्टिट किया जाता है। हर शे इतनी मुबहम और धुंधली थी कि वो बमुश्किल एक खाका बना पा रही थी। यकीनन वो शीशा एक कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए दरमियान में लगाया था, और उसके बाहर कमरे का बाकी हिस्सा था। शीशे के उस पार कोई बड़ा पुरताई सा ऑफिस था, और ऑफिस टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर कोई बैठा था। उसका रुख हया की जानिब ही था। उसका चेहरा वाज़ेह न था। खाकी यूनिफॉर्म, सर पर खेप, टेक लगाकर कुर्सी पर बैठा। मेज़ पर रखी कोई चीज़ उंगलियों में घुमाता हुआ। शायद टेक भी इसी को रहा था, मगर उसकी आंखें वाज़ेह न थी। वाज़ेह थी तो बस एक चीज़, उस ऑफिसर के गंदमी चेहरे के दाई तरफ वाले आधे पे एक बदनुमा सा कालक, जैसे आधा चेहरा झुलस गया हो। दफतन वो शख्स आगे को चुका और मेज से कुछ उठाकर कान से लगाया। हालिबन फ़ोन का रिसीवर। टन टन। एकदम हया के सामने मेज पर रखा फ़ोन बजने लगा। वो चूंकि फ़ोन मसलसल बज रहा था, क्या वो शख्स उसे कॉल कर रहा था? उसने धड़कते दिल से रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान, दिस इज़ मेजर अहमद। वही भारी नरम करम सा खूबसूरत लहजा। वालेकुम अस्सलाम। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर कान
पर रखे यकटक सामने स्क्रीन को देख रही थी, जिसके पार आधे जैसे चेहरा वाला ऑफिसर फोन थामे बैठा था। क्या वही मेजर अहमद था? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दी। जी, उसको घुटन महसूस होने लगी थी। मेरे सामने लैपटॉप पर सिस्टम खुला हुआ है, मुझे एक क्लिक करना है और आपकी वीडियो सफ़ाई हस्ती से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी बनाई ही नहीं गई थी। दीवार के उस पार धुंधले मंजर में बैठे ऑफिसर के सामने भी लैपटॉप खुला पड़ा था। तो वो मेजर अहमद था, वो सामने क्यों नहीं आता था? और शहर के एक एक फंदे से मैं ये वीडियो निकलवा चुका हूँ। बोले हया मैं क्लिक कर दूँ और वो रिपोर्ट समझे वो दर्ज हो गई। उसे लगा वो मुस्कुराया था। मगर आपने कहा था कि मुझे रिपोर्ट के लिए। गलत कहा था। एक्सक्यूज़ बनाया था। बाज़ औक़ात बहाने बनाने पड़ते हैं तब जब मज़ीद सब्र नहीं होता, समझी? उनको जो क्रॉस का हाथ पसीने में भीग चुका था। ये शख्स इतनी अजीब बातें क्यों कह रहा था? आप क्लिक कर दे बमुश्किल वो कह पाई। वो शख्स झुका शायद बटन दबाने और फिर वापस पीछे होकर बैठ गया। कर दिया। ओह थैंक यू मेजर अहमद। उसका गला रुंधने लगा था। एक बात पूछो? जी, क्या ये वीडियो जाली थी? नहीं थी तो असली। तो आप इतनी डर क्यों रही थी? जाहिर है ये हमारी फैमिली वीडियो थी और शादियों पर डांस की वीडियो हम नहीं बनवाते। क्यों? वो पेदर पे सवाल कर रहा था। क्या मतलब क्यों? शादियों की वीडियो सर्कुलेट होती है हर जगह। क्या अच्छा लगता है हमारे डांस की वीडियो पराए लोग देखें? मगर पराए लोग लाए तो देख सकते हैं। गालिबन इस वीडियो में मुझे वेटर्स, मूवी मेकर और डीजे नज़र आ रहे थे। वो भी तो पराए मर्द है ना। मैं समझ नहीं पाया कि अगर आप इस तरह रक्स करने को सही समझती है तो वीडियो के बाहर निकलने पर परेशान क्यों थी? मैं आपके सामने जवाब दे नहीं हूँ, वो दृष्टि से बोली। ठीक कहा आपने। खैर एक और बात पूछूं? पूछिए। आपके उसकी आवाज़ में अजनबियत दर आई। कभी कोई आपके लिए जन्नत के पत्ते तोड़कर लाया है? हम दुनिया वालों ने जन्नतें कहाँ देखी है मेजर अहमद? उसके चेहरे पर तलखी रकम थी। तभी तो हम दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्नत के पत्ते कैसे दिखते हैं। कभी कोई आपको ला दे तो उन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुसवा नहीं होने देंगे। उसके चेहरे की तलखी सुकून में डलती गई। कौन था उस पार? आप सुन रही है? जी। वो चूम कर सब ली। मैं चलती हूँ। वो रिसीवर कान से हटाने ही लगी थी कि वो कह उठा, एक मिनट, एक आखिरी सवाल करना है मुझे। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जी पूछिए। आप मुझसे शादी करेंगी? उसे ज़ोर का धचका लगा। वो गंग सी पटी पटी निगाह से धुंधली दीवार को देखे गई। बताइए मिस हया। उसके लब भींच गए। हैरत और शाक पे गुस्सा गालिब आ गया। मिस हया नहीं, मिसेस हया। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती वो पर्स थाम कर उठी। फ़ोन का रिसीवर अभी तक पकड़ रखा था। क्या मतलब? वो वाजिह चूका था। अफसोस कि मेरे बारे में इतनी मालूमात रखने के बावजूद आप मेरे बचपन में होने वाले निकाह से बेखबर है। वो निकाह जो मेरे कज़न जहान सिकंदर से मेरे बचपन में ही पढ़ा दिया गया था। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शोहर तुर्की में रहता है। ओह, आपकी वो रिश्तेदार फैमिली जो कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। जानता हूँ आपकी पप्पू का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद कभी इधर का रुख नहीं करेगा। आखिरकार नामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया था। उनका इंतज़ार कर रही हैं आप? अरे बचपन का निकाह तो कोर्ट की एक ही पेशी में ख़त्म हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप मेजर अहमद। वो चिल्लाई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बात करने की? अरे बाढ़ में जाए आप और आपकी वो वीडियो। आप भले इसे टीवी पर चलवा दें, मुझे परवाह नहीं। मेरा एक काम करने की इतनी बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं आप? रहा जहान सिकंदर तो मेरा शोहर है और मुझे बहुत मोहब्बत है उससे। उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, समझे आप? रिसीवर वापस पटकने से कबल उसने सुखवारियत भरा कहकहा सुना था। पैर पटक कर वो दरवाजे की जानिब बढ़े। इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर एक सिपाही अंदर आया जो उसे अंदर बिठाकर गया था। उसे फ़ौरन इशारा कर दिया गया था।
मुलाकात ख़त्म हो चुकी थी और हया के लिए वो बेहद तलख साबित हुई थी। गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है मैम, आइए। वो रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। धुंध के उस पार वो शख्स मेज़ पर झुका कुछ लिख रहा था। उसे लगा उसने उसकी मेज़ पर किसी सुर्ख शे की झलक देखी है, शायद सुर्ख गुलाबों के गुलदस्ते की, या शायद ये उसका वहम था। जिस लम्हे वो इस पुरानी कार की पिछली सीट पर बैठी तो खुले दरवाजे से सिपाही ने उसे एक सुर्ख गुलाबी का बुक्के थमाया, गोया कि इसके साथ कोई खत न था और वो फूल भी उन सफ़ेद फूलों से कथान मुख्तलिफ थे। फिर भी उसे यकीन हो गया कि वो गुमनाम खतूत बेचने वाला भी मेजर अहमद ही था और वो उससे बहुत पहले से जानता था। ये जाकर अपने मेजर अहमद के मुंह पर दे मारो। उसने बोके सिपाही के बाजू में फेंका और दरवाज़ा कटाक से बंद किया। गाड़ी सन से आगे बढ़ गई। हया शाम में इदम भागती हुई आई। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। वो वीडियो इस वेबसाइट से रिमूव हो गई है। उसने फरते जज्बात से तकरीबन बैकग्राउंड से टेक लगाकर बेटी हया को जंजोड़ ही दिया था। मगर कैसे हुआ ये सब? उस वेबसाइट वाले को खौफ खुदा आ गया होगा, मुझे क्या पता। वो लापरवाही से अनजान बन गई। शायद, मगर अच्छा ही हुआ। और हाँ, तुम्हारी तुर्की की फ़्लाइट कब है? पता नहीं, पहले पासपोर्ट तो मिले फिर ही वीज़ा मिलेगा। उसको इरम की मौजूदगी से खौफत होने लगी थी। कुछ उसके चेहरे के तासुरात से वाज़ेह हो रहा था, इसलिए इरम जल्द ही उठकर चली गई। वो फिर से सोचों में गुम हो गई। मेजर अहमद, उसका आधा झुलसा चेहरा, सामने न आना, पर्दे के पीछे से बात करना और उसकी वो अजीब फलसफियाना बातें, जन्नत का जिक्र, बासफरस करना और फिर मुझसे शादी का सवाल। ओह मेरे खुदाया, कैसा अजीब आदमी था वो। और उसकी एक बात जिसके बारे में वो इस वक्त शदीद तेश में होने के बायस सवाल नहीं कर सकी थी। आपकी पप्पू का ख़ानदान जो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मारे अब शायद इधर का रुख कभी नहीं करेगा। आखिरकार कारनामा भी तो बहुत शर्मनाक अंजाम दिया है। क्यों कही थी उसने ये बात? कैसी ज़िल्लत और शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा? पप्पू का ख़ानदान वाक़ई थन पलट कर नहीं आया था, तो क्या इसकी वजह कि अपने मुल्क और ख़ानदान से बेजारी नहीं थी जैसा कि वो कियास करती थी, बल्कि कोई और थी, कोई ज़िल्लत-आमेज़ काम जो उन्होंने सरअंजाम दिया था। और उन्होंने, किसने? पप्पू, उनके शौहर या जहान सिकंदर ने? क्या गुत्ती थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तिफसार कर नहीं सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फ़ोन आया था फिर। और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी इसी ने भेजे थे। इसे उसके सुबांजी जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो इसकी कॉल टेप कर रहा था जब ज़ारा ने उसको बताया था, और वो इस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर गुलदस्ता तो किचन के टेबल पर रखा था, तो क्या वो इनके घर भी दाखिल हो सकता था? और उसके कमरे में भी? खौफ की लहर ने उसे अपने हज़ार में ले लिया। वो उठकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसने तकिया पर रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर पहने और बाहर आई। अब्बा, उसने उंगली की पुश से कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। सामने बेड पर सुलेमान साहब बैठे थे, सोच में गुम मुतफक्किर। उसके मुंतज़िर साथ 100 तरफ सोफे पर फातिमा बेगम मौजूद थी। उनकी खूबसूरत आंखें सुगवार थी और बावकार सरापे पे अफसरदी की छाई हुई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। मैंने एक फैसला किया है। उसने गर्दन उठाई और बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए ज़मीन के पेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पर चाबक दे मारता तो शायद तब भी उसे इतना दुख ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है, अदालत की एक पेशी में अलहदगी हो जाएगी और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से भी बहुत खुशी होगी। उसने शाकी नज़रों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने चुका दिए।
अब क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोले। उनके रवैये से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते थे। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? या दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता? और मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वही कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दे प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। अब्बा, आप मुझे 5 माह का वक्त थे। अगर इसके आखिर में भी आपको लगे कि मुझे खुला ले लेनी चाहिए तो मैं आपके फैसले में आपके साथ होंगी। वो उठी और फिर बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। जा रही थी जब उसने हया को रोक लिया। सुनिए मिस्टर रहमान, वो जैसे मजबूरन उसे मुखातिब कर रही थी। हया ने गोफत से पलट कर देखा। वहाँ खतीजा राना खड़ी थी, डीजे जिसे डीजे सिर्फ उसके फ्रेंड्स कहा करते थे। वो उसकी फ्रेंड्स न थी और न ही बनना चाहती थी। जी खतीजा, बादल नाखास्ता उसने ज़रा मुरावत से जवाब दिया। आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया? दरअसल मैडम फरहाना ने कहा है कि हम दोनों को जल्द अज जल्द वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फरवरी के पहले हफ्ते हमने संबांजी को ज्वाइन करना है और आज 13 तारीख है। हमारे पास बस 15 दिन है और तुर्की का वीज़ा 15 दिन में कभी नहीं लगा करता। वो तेज़ तेज़ बोले जा रही थी। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि हया को संजीदा होना पड़ा, वरना अभी तक तो अब्बा की कही कई बातें सोच रही थी। ओह, तो तब हमें क्या करना चाहिए? कल तुर्की एम्बेसी जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करना है। उनका अजीब सा रूल है कि हर रोज़ सबसे पहले आने वाले 15 उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू होता है। एम्बेसी सुबह 7 बजे खुल जाती है और लोगों की लाइन लगी होती है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वो हमें अगले दिन पर टाल देंगे। सुन रही है ना आप? जी। उसने खैफ दिमाग से सर हिलाया। पता नहीं वो क्या बोली जा रही थी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दें ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। उसने बेदिली से अपना नंबर लिखवा दिया। खदीजा उसे अपने फ़ोन में नोट करती गई। ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे तक आप डिप्लोमेटिक इंग्लिश तक पहुंच जाइएगा, मैं वही होंगी। उसने अच्छा कहकर जान छुड़ाने वाले अंदाज में सर हिलाया। और प्लीज़ देर मत कीजिएगा, ये ना हो कि आपकी वजह से मेरा वीज़ा भी रह जाए। मैं सुलेमान, वरना आप चढ़ा कर ये चेता गई कि आखिर वो भी खदीजा राना है। क्या खपती मिली है मुझे। उफ, वो पैर पटक कर आगे बढ़ गई। अम्बा की बातों ने इसे इतना डिस्टर्ब किया था कि इस वक्त वीज़ा वो आखिरी चीज़ था जिसके बारे में वो सोच सकती थी। रात की तारीकी को दुकानों की दीवारों से झलकते रोशन किए हुए थे। जर्द रोशनियों का कुछ सामने लंबी सीधी सड़क पर भी पड़ा था, जिसकी एक तरफ पार्किंग की गाड़ियों की लंबी कतार थी, दूसरी तरफ एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर दिन के वक्त बोरफेर के स्टाल लगा करते थे। ये जनास ऊपर था। सियाह जैकेट की जेबों में हाथ डाले शानों पर फिसलते सियाह लंबे बाल लिए वो सर झुकाए खुद फरामोशी के आलम में चल रही थी। अम्पारो अब्बा की कही गई बातें दिलो दिमाग में गूंज रही थी। ये जहान सिकंदर कौन था? उसका मनकूह कज़न, शोहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारे उम्र देखे थे। क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाए तो उंगलियां भी जख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो खुद को जख्म दे? अगर वो जहान या सबीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी उनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे खुद को इनसे अलग कर ले। वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने उसे ख्यालों के हुजूम से निकाला। उसने चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूँ कि हर तरफ वही थे, घेरा नरखा तंग दायरा। जगह कदर सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थी। उसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी, मगर उधर से भी उनका कोई चौथा आ रहा था। वो मफहम आवाज़ें निकालते, मनखेज़ इशारे करते उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। वो करीब आते तो 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने रफ्तारी से उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा था। अभी उसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद पकला कर पीछे हटा था।
टन की जोरदार आवाज़ के साथ किसी ने उस लड़के के सर पर कुछ मारा था। मान जाओगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी डोली हाथ में पकड़े फ्राई पैन को घुमा घुमा कर मार रही थी। आया हक्का बक्का सीटों के अतम पीड़ी थी। जिसको लगा था वो सर पकड़े पर बुलाता हुआ भागा। बाकी तो भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फिरती दिखाकर डोली को लात मारनी चाही। डोली ने इसे फ्राई पैन को घुमाकर ऐसी ज़रब दी कि लड़के का घुटना चटक गया और वो लंगड़ाता हुआ भाग गया। आए बड़े साले डोरी से पंगा लेते हैं। वो फाथाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। पहली दफ़ा जब उसने डोली को देखा था तो उसे कराहियत आई थी। दूसरी दफ़ा खौफ और इस दिन ट्रैफिक जाम में देखकर गुस्सा आया था। और आज कुछ भी नहीं। वो खामोशी से तेज़ तेज़ सांस लेती इसको देख रही थी। चोरों चीन हरामखोरों को बाजी, इनका तो काम ही यही है। मैं भी बड़ी देर तक ताड़ ही रही थी इनको। मुझे क्या पता था कि अपनी बाजी जी को तंग कर रहे हैं। आए पड़े। वो पूरी बात सुने बगैर ही पलट गई। सीने पर बाजू लपेटे सर झुकाए तेज तेज कदमों से चबूतरे की जानिब बढ़ने लगी। एक ख्वाजा असरा के साथ रात के पहर सड़क पर खड़े होना कतगन दुरुस्त न था। अरे बाजी जी, कहते सुनो। वो उसके पीछे लपका। हया चलते चलते रुकी और पलट कर संजीदगी से उसे देखा। क्या है? उसका मोमी चेहरा दुकानों की जर्द रोशनियों में दमक रहा था। हाय रब्बा, बाजी तुझे कितनी सोहनी पहुंची। वो दोनों हाथ रफ्तारों पर रखे खुशी से चेखता। उसे कराहियत आई थी ना हो, बस चुपचाप इसे देखे गई। शुक्रिया ही कह दो बाजी, शुक्रिया। और कुछ? उसका अंदाज सपाट था। तुझे ते नाराज़ लगते हो जी। डोली, तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आते हो? हाँ तो टेंशन तो नहीं दी तानो, हमेशा मदद की थी। तुम्हें किसने कहा मेरी मदद को? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया है? बोलो, जवाब दो। टोली का मुंह आधा खुल गया। डेंस लगी आंखों में पहले हैरत और फिर आंसू तैरने लगे। किसी ने नहीं जी। बड़ी देर बाद वो दुख से बोला, मुझे आप अच्छी लगती हो इसलिए आपका ख्याल रखती हूँ। आपको बुरा लगता है तो नहीं आऊँगी। उसे लम्हे हाया का फ़ोन बजा। उसने चौंक कर हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। इस पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो पैर पटक कर चबूतरे की तरफ आई और पाँव लटका कर बैठ गई। फ़ोन अभी तक बज रहा था। उसने फ़ोन कान से लगाए डोली को देखा जो छोटे छोटे कदम उठाता सिसकता हुआ इस तक आ रहा था। हेलो मिस हाया, कैसी है आप? वो मेजर अहमद था। उसकी आवाज़ के पीछे बहुत शोर था। डोली आहिस्ता से उससे ज़रा फासले पे चबूतरे पे बैठ गया। सर झुकाए वो हथेली से आंसू पोंछ रहा था। खुदा के लिए मुझे फ़ोन मत किया करे, और ये जो बंदे अपने मेरे पीछे लगाए हैं ना, इनमें से एक एक का खून कर दूंगी और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैं शादीशुदा हूँ और जल्द ही अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दे, समझे आप? मज़ीद कुछ सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। तुसी घर बार वाली हो जी? डोली ने चेहरा उसकी तरफ उठाया। हाँ, तुम्हारे इस मेजर ने बताया नहीं तुम्हें? उसी ने मेरे पीछे लगाया है ना तुम्हें? अल्लाह पाक की कसम दे लो जी, मुझे किसी मेजर वेजर ने नहीं भेजा। मैं खुद आता हूँ। अल्लाह की कसम जी, वो रोते हुए कह रहा था। हाया के दिल को कुछ हुआ। उसे लगा वो सच बोल रहा है। मैं किसी को जाकर आपकी बातें नहीं बताता। मुझे बड़ा प्यार है जी आपसे, कसम से। वो लब पिंजे उसे देखती रही। कुछ तो था उसमें, पर असरार खौफजदा करता हुआ। ठीक है, मत रो। मैं जी बड़ा प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए आती हूँ। पर तुझसे ते इल्ज़ाम ला रहे हो। वो सिसकते हुए अपना सर पीटने लगा था। अच्छा, नॉन स्टॉप इट। वो चुपचाप बेटा उसे तकता रहा जबकि वो खलाओं में कूद रही थी। तुसी जा रही हो कहीं? हाया ने चौंक कर उसे देखा। तुसी फ़ोन में कहा ना? उसने वजाहत की। हाँ, मैं यूरोप जा रही हूँ। वो जहाँ अमरीका है, अंग्रेज़ों फिल्मों वाला। वो रोना बोल कर खुशी से चहका। शायद वो वाकई एक ख्वाजा सिरा था, या फिर कोई बड़ा मक्कार अदाकार। हाँ वही, उसने तरदीद नहीं की। इधर कौन है जी? मेरा शौहर रहता है। वो अब सामने रोशन दुकानों की कतार को देख रही थी। कैसा है जी ताड़ा शोहर? मैं नहीं जानती डोली। अगर मैं जानती होती तो इधर न बैठी होती। उसकी पलकें भीग गई।
तुम दुआ करो डोली वो मुझे मिल जाए। वो आंखों की नमी छुपाते हुए उठ खड़ी हुई। डोली ने सर उठाकर देखा। वो उंगली की नोक से आंखों के किनारे साफ करती हुई सड़क की तरफ जा रही थी। डोली की आंखों में बेपनाह उदासी उतर आई थी। खुदा करे वो तुम्हें कभी न मिले हया सुलेमान। खुदा करे तुम उससे मायूस होकर जल्दी वापस आ जाओ, और खुदा करे तुम उधर जा ही ना सको। वो तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ रही थी जब उसने डोली को ये कहते सुना, मगर नहीं, वो डोली की आवाज़ नहीं थी। वो किसी मर्द की आवाज़ थी, भरपूर, खूबसूरत और उदास। ऐसी आवाज़ जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मेजर अहमद की आवाज़ से ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसमें जहाँ सिकंदर की अजनबी आवाज़ जैसी बेरुखी भी न थी। उसके कदम जंजीर हो गए। तेज़ी से उसने गर्दन मोड़ी। दूर अंधेरे में चबूतरा खाली था। वहाँ दूर दूर तक किसी का नाम और निशान भी नहीं था। जिंदगी में पहली बार उसके अंदर डोली से दोबारा मिलने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था। उसे जानना था कि डोली कौन है, क्या है, क्यों है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।